वेलकम टू शिव शांति क्लासेस। शिव शांति क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हमने पिछले पार्ट में कौन से ये 1.4.2 दाब प्रभाव का परिवर्तन का प्रभाव हमने समझ लिया था। ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से समझी थी। अब आज इसके आगे करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं आगे। आज का टॉपिक है 1.5 वाष्पीकरण। शुरू करने से पहले नए बच्चों के लिए थोड़ा इन्फॉर्मेशन है कि आपने यदि पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे इस नाम पे जाइए। आप वीडियो देख रहे हैं कोई से भी, तो यहाँ पे हमारा शिव शांति क्लासेस का नाम आ रहा होगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे होम वीडियो प्लेलिस्ट आए, प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको देखिए साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारे नंबर से आपको क्लासेस मिल जाएगी। आप सारे वीडियो पहले देख लीजिए। यदि आपने नहीं देखा है तो आपको जो अगला वाला क्लास है, अगला वाला पार्ट है, वो समझने में बहुत आसानी होगी। उसी प्रकार आप 9th वालों के लिए मैथ की भी पूरी सीरीज शुरू हो गई है, चल रही है। तो उसके 7 क्लासेस कंप्लीट हो गए हैं, मतलब एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुका है और इसी में सारी प्लेलिस्ट चैप्टर 2 चैप्टर 3 सारी चीज़ें आएंगी। और आपके बड़े भाई लोग हैं जो 10th क्लास में हैं तो 10th क्लास का भी मैथ का ये प्लेलिस्ट है और ये साइंस का प्लेलिस्ट है उनके लिए, ठीक। तो ये सारी क्लासेस चल चुके हैं। इसके आगे आप इंग्लिश का भी क्लासेस शुरू होंगी तो वो भी आप देख सकते हैं। तो चैनल पे बने रहिएगा। आपके इस चैनल पे मैथ, साइंस और इंग्लिश तीनों क्लासेस रेगुलर लाइन टू लाइन पढ़ाया जाएगा, ठीक। तो और आपने यदि नए बच्चे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे पहले लाल लाल लिख रहा, लाल लाल होगा, उसको आप क्लिक कर देंगे तो इस तरह इंटरफेस हो जाएगा और उसके बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक। तो चलिए क्लास की ओर चलते हैं। तो आज का टॉपिक है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण अर्थात वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, ठीक। वाष्पीकरण अर्थात इसमें हम क्या जानेंगे कि ऐसे कौन कौन सी विधि होती हैं जिसकी वजह से हमारा जो लिक्विड है वो वाष्पीकृत हो जाता है। वेपोराइजेशन के कितने मेथड हैं, किस किस तरीके से वेपोराइजेशन होता है, वो चीज़ समझेंगे। तो पदार्थ की अवस्थाएं बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दबाव बदलना आवश्यक है? क्या इसके अलावा कुछ और तरीका नहीं है जिससे हम इस चीज़ को, जो द्रव है उसे गैस में बदलने या गैस को द्रव में बदलने, मतलब अवस्थाएं परिवर्तित करने, इन दोनों के अलावा कोई और तरीका नहीं है? बिल्कुल है। वो जानते हैं कि कौन कौन से हैं, आगे जानते हैं। क्या आपने दैनिक जीवन में से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसके बिना क्वथनांक पर पहुँचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल सकता है? हाँ बिल्कुल। जल को खुला छोड़ देने पर वह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। यदि आप जल को बाहर छोड़ दें तो अपने आप वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। उसको हीट देना पड़ा, नहीं देना पड़ा। आप नॉर्मल देख लीजिए, कैरोसिन रख दीजिए, पेट्रोल रख दीजिए, वो अपने आप भाप बन के उड़ जाएगा। उसको आपने कोई हीट दिया अलग से? नहीं दिया। आप कपड़ा सुखा रहे हैं, वो अपने आप सूख जाता है। उसका पानी कहाँ गया? भाप बन के उड़ गया। तो वो चीज़ें होती हैं कि आप उसमें कोई अलग से टेम्परेचर नहीं दे रहे हैं, कोई तापमान नहीं दे रहे हैं, फिर भी वो चेंज हो जा रहा है, ठीक। तो चलिए आगे क्या कह रहा है वो देखते हैं। गीले कपड़े सूख जाते हैं, बिल्कुल। इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ, क्या हो गया? वाष्पीकृत हो गया। हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं हैं, बिल्कुल। हमने ये चीज़ें पहले जान लिया था। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्राओं में गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा होती है जब वो मूवमेंट करते रहते हैं, मतलब उसको, जो हमारा पदार्थ, जो भी कोई भी पदार्थ है इस संसार में, जो भी पदार्थ है उसके जो कण हैं, वो कोई भी चीज़ मोशन में है, गति में है, अर्थात उस पर गतिज ऊर्जा है। यदि आप चल रहे हैं तो आप में भी गतिज ऊर्जा है। यदि आप चल रहे हैं तो गतिज ऊर्जा है, रुके हुए हैं तो कौन सी ऊर्जा है वो देखना पड़ेगा। लेकिन यदि चल रहे हैं तो गतिज ऊर्जा है। गाड़ी वाहन चल रही है, गतिज ऊर्जा है, ठीक। द्रवों द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अर्थात जब हम किसी भी द्रव को
वाष्पित उसमें तापमान दिए बिना ही, जितना हमें तापमान देना चाहिए उसके पहले ही वो वाष्प हो जाए। देखो पानी 100 डिग्री सेल्सियस में वाष्प होता है, लेकिन आप कपड़ा सुखा देते हैं तो क्या उसे 100 डिग्री सेल्सियस मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता है। तो जिस टेम्परेचर में कोई भी पदार्थ वाष्प होता है, वो टेम्परेचर से कम में ही यदि वाष्प हो जाए उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है ना, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात फैक्टर अफेक्टिंग एवोपराइजेशन। ठीक, वेपोराइजेशन में जो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसे इफेक्ट करेंगे। तो आप ये क्रियाकलाप हम नहीं करवाएंगे, नॉर्मल ही है, आप समझ लीजिएगा। आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको कोई भी वीडियो में समझा देंगे। ठीक, अलग से वीडियो बनाकर। तो आगे पढ़ते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। ठीक, किस किस चीज़ के साथ बढ़ती है वो देखते हैं। पहले भी हमने देख चुका था, अब उसको फिर से देखते हैं। सतह क्षेत्रफल बढ़ने पर अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उसे फैला देते हैं। अर्थात ये कह रहा है कि यदि हम सतह उसका क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं तो वो जल्दी वाष्प हो जाएगा। जैसे कपड़ा आप सुखा दिए तो फैला के सुखाएंगे तो जल्दी सूख जाएगा, जल्दी उसकी पानी जो है वाष्प बन जाएगा। लेकिन उसे आप मोड़ के रख देंगे तो उसको सूखने में टाइम लगेगा, उसको वाष्पित होने में समय लगेगा। तो इसका मतलब वही है कि हमारा जो है सरफेस एरिया बड़ा होना चाहिए, तो उसका जो एवोपराइजेशन का क्रिया है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, पानी को फैला देंगे तो भी जल्दी वेपोराइजेशन हो जाएगा है, और यदि लोटे पे रखे हैं तो कम वेपोराइजेशन होगा। तो वही चीज़ कह रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। तापमान जैसे वृद्धि होता है तो उसकी गतिज ऊर्जा, जो कणों के बीच में मोशन होता है, वो बढ़ जाता है जिससे वाष्पीकरण भी बढ़ जाता है। तो गति, तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ता है, या कि भी कह सकते हैं जब गति, उनके कणों के बीच में मोशन बढ़ जाता है, गति बढ़ जाती है, तो वाष्पीकरण भी बढ़ जाता है। ठीक, यदि पिछली क्लासेस पढ़े होंगे तो ये क्लासेस जो अगला वाला टॉपिक है ये सब बहुत सरल लग रहे होंगे, हर चीज़ सुनी हुई बातें लग रही होगी आपको। क्योंकि आप पुरानी क्लासेस नहीं सुने होंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक, तो आपसे उम्मीद है कि आप पुरानी क्लासेस देख के आए होंगे। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट, आर्द्रता में कमी। वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता क्या होती है कि वायुमंडल में जो भी पानी के वाष्प, पानी के जो कण हैं, वाटर के जो भी कण हैं, वेपराइजेशन के भाप बन के जो उड़े हैं, तो बरसात में क्या होता है, वो पानी के जो कण होते हैं ना, वो पूरे माहौल में फैले रहते हैं, उसे आर्द्रता कहते हैं। जैसे ठंड के मौसम में सुबह सुबह जो धुंध आ जाती है तो क्या होते हैं, वो पानी के कण ही तो होते हैं, तो वो आर्द्रता कहलाती। जितना ज़्यादा होगा उतनी ही आर्द्रता होगी। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। देखिए, जैसे ठंडियों में कपड़ा सूखने में टाइम क्यों लगता है, क्योंकि आर्द्रता ज़्यादा होती है। वायुमंडल में पहले से ही पानी है तो वो और पानी कैसे ले सकता है, कपड़े से निकाल के पानी कैसे ले लेगा, क्योंकि वो पहले ही वाटर के मॉलिक्यूल, वाटर के छोटे छोटे कण हैं, पानी के जो छोटे छोटे कण हैं, वो पूरी तरह से फैले हुए हैं वायुमंडल में आपके आसपास। तो कपड़ा से जो पानी है वाष्प बन के निकलने में समय लेता है, इसलिए वो जो वाष्पीकृत है वो कम हो जाता है। ठीक, यही चीज कहने का मतलब है। बुक आपके सामने रखिएगा, सिर्फ वीडियो मत देखते रहिएगा, बुक में यहाँ देख के बुक में भी अंडरलाइन करते रहिएगा। ठीक है ना। वायु की गति में वृद्धि हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से वाष्पीकरण के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। जब वायु की गति बढ़ती है तो आपके आसपास की जो वायुमंडल में कण फैले हुए हैं वो उड़ के भाग जाएंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे, तो आपके घर के पास, आपके पास क्या हो जाएगा, कण कम हो जाएंगे। जब कण कम हो जाएंगे तो
जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो अब ऊपर उठना शुरू होंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, वेपोराइजेशन बढ़ जाएगा। ठीक, जिससे क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा घट गई है। ठीक ना, उम्मीद है ये सारे पॉइंट समझ लीजिए, सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें एग्जाम में आएंगी तो यही सारी चीज़ें लिखना पड़ेगा। ठीक ना, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आएगा और ये सारे पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक ना, तो ये पॉइंट दिमाग में रख लीजिएगा, रटना नहीं है, समझना है, समझकर अपने शब्दों में लिखना है। समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो आप फिर से बैक करके फिर से देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। हैं, नए नए हैं, हमें भी जब शुरू में समझने में दिक्कत आई थी तो आपको भी आएगी, सबको आती है। आप बार बार 2-3 बार इसे आप देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, लगेगा नॉर्मल है, ये क्या चीज़ें हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, अर्थात हाउ डज एवोपराइजेशन कॉज कूलिंग। ठीक, जो जिससे वाष्पीकरण होता है तो उससे ठंडक कैसे आती है वो देखते हैं। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता है। यदि खुले में आप पानी रख देंगे तो वो निरंतर वाष्पीकरण होता जाएगा उसमें से। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास की ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। अर्थात जब पानी वाष्प बनता है तो वाष्प बना मतलब वाटर के मॉलिक्यूल में गतिज ऊर्जा आई तो वो मतलब काइनेटिक एनर्जी आई तो वो वाष्प बन के ऊपर उठ गया, तो वो तो चला गया पानी से। जो आपने खुले में थाली पे रखा था पानी, वो तो वाष्प बन के उड़ गया कुछ पानी, तो उसको उसकी ऊर्जा तो कम हो गई ना। तो उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए आसपास की ऊर्जा को जब वो इकट्ठा करेगा अपना ऊर्जा बराबर करने के लिए, तो वहां पे वो अपना कूलिंग हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा वो। ठीक, जैसे घड़े के पानी में चारों साइड क्या होता है, वो गीला होता है, तो वहां से वो पानी वाष्प बन के उड़ती रहती है। तो वाष्प बन के उड़ती रहती है, तो उसी को जब वो गतिज ऊर्जा कम हो गई उसके अंदर की जो ऊर्जा कम हो गई, तो उसी को पाने के लिए वो वायुमंडल की ऊर्जा को अपने अंदर लेता है, जिसकी वजह से वो ठंडा हो जाता है। ठीक, जब आप एसीटोन या नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है, इसके कण अपनी हथेली या उसके आसपास की से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। ठीक, ये चीजें आप जैसे स्प्रे ही, आप जब स्प्रे मारते हैं तो ठंडा क्यों लगता है, क्योंकि वो जल्दी वेपोराइजेशन हो जाता है। जो भी जितना जल्दी फास्ट वेपोराइजेशन होगा, वाष्पीकृत होगा, वहां पे उतना ही जल्दी ठंडा होगा वो। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तेज धूल वाले गर्म दिन के बाद कोई अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। ये चीज आपने खुद ही किया होगा। जैसे गर्मी है तो आप छत पे या कि घर के सामने आप पूरा पानी से क्यों सींचते हैं, क्योंकि वाष्पीकृत होकर वो भी ठंडा का आ जाए, गरम गरम पूरा ऊपर उठ जाए और वहाँ पे फिर ठंडा का आ जाए। इस वजह से क्या वाष्पीकरण के कारण शीतलता होने के उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। गर्मियों के हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, बताइए, गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, वो चीज़ देखते हैं। शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। गर्मियों में पसीना क्यों आता है, क्योंकि वही चीज़ जब पसीना वाष्प बन के उड़ेगा तो बॉडी को जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन करके रखेगा, मतलब वो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने नहीं देगा, इस वजह से पसीना आता है। और सूती वस्त्र क्यों पहनते हैं वो देखते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है प्लाज्मा के बारे में, जो हमारा 3 अवस्था में पढ़े थे, ठोस द्रव गैस, उसमें चौथी अवस्था भी होती है प्लाज्मा। तो इसका थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, उसे हम बाद में पढ़ लेंगे। और एक और भी होता है 5वीं अवस्था, जो कि बॉस आइंस्टीन कंडेंसेशन होता है, जो आइंस्टीन ने दिया था और SN बॉस ने, ये दोनों मिलके दिए थे। ठीक, तो ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। तो चलिए जो समझना है वो चीज़ समझते हैं। तो क्या है, हम जानते हैं वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास के से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की सतुप्त ऊष्मा के बराबर
ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। चूंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक, सूती कपड़ा क्यों लेते हैं, क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो पसीना ज़्यादा से ज़्यादा सोख सकता है। आप दूसरी कपड़ा पहनेंगे तो पसीना नहीं सोखेगा और आपके बॉडी में एलर्जी होने लगेगी, खाज, खुजली, दाद, ये सारी चीज़ें होने लगेगी हैं। तो सूती कपड़ा क्या करेगा, पहले आपके शरीर से पसीना सोखेगा और जल्दी ही सूख करके बाहर निकल जाएगा। लेकिन दूसरा आप कपड़ा पहनेंगे तो पसीना अंदर ही रह जाएगा और तरह तरह की बीमारियां फैलाएगा। ठीक है, इसलिए हम सूती कपड़ा पहनते हैं। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं, अब इसके बारे में जानते हैं। किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगती है। वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊष्मा ऊर्जा पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाती है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आती है। अर्थात जब हम किसी भी ग्लास पर हम बर्फ के टुकड़े रखते हैं तो यहाँ पे छोटी छोटी बूंदें आपको नजर आने लगती है। क्यों नजर आने लगती है? क्योंकि जो वायुमंडल में हमारा वाष्प के कण है, पानी के जो कण हैं, वो ठंडक पाए तो ठंडक पा करके ये इसमें चिपक गए और वो जो वाष्प था, वेपराइजेशन था, वो लिक्विड में बदलकर यहाँ पे चिपक गया क्योंकि उसे ठंडक मिल गई। कंडेंसेशन हो जाएगा उसका, क्योंकि उसका तापमान कम करते ही लिक्विड मतलब गैस लिक्विड में बदल गया। तो ये गैस में था, जब टेम्परेचर कम हुआ, उसका तापमान कम हुआ, हमें यहाँ पे तापमान कम मिला, तो वो गैस से लिक्विड में बदल गया, गैस से द्रव में बदल गया। ठीक, यही चीज हुआ। तो ये सारी चीजें, ये जो क्वेश्चन है ना, ये सारे ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में जो जब एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे और उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी समझेंगे। ठीक, तो उम्मीद है ये क्लासेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो कुछ प्रश्न कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गर्म शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? क्योंकि वेपोराइजेशन ज़्यादा होता है, तो वो जो एनर्जी है, जब एनर्जी लेता है तो वो कूलिंग करता है। ये चीज़ें समझाए हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, गर्मियों में घड़ों का जल ठंडा क्यों होता है? ये चीज़ भी हम समझा चुके हैं अभी। एसीटोन, पेट्रोल या इत्र परफ्यूम डालने पर हमारी हथेली क्यों गर्म हो जाती है? तो हमने बताया ना, जो जितना जल्दी वेपोराइजेशन होगा उसको आपके शरीर पर लगाने पे उतना ही ठंडा करेगा। ठीक, ये चीज़ें हमने बता दिया। कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं, क्यों? क्योंकि जब प्लेट पे रखते हैं तो उसका सतह बढ़ जाता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और वहाँ से जल्दी ज़्यादा वेपोराइजेशन होता है। तो जब वेपोराइजेशन ज़्यादा हुआ तो उस वस्तु को, वो चाय को जल्दी ठंडा कर देगा, तो जल्दी ठंडा हो जाता है, इसलिए हम जल्दी पी लेते हैं, खत्म बात। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? अभी हमने बताया, गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए और सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए। क्यों सफ़ेद कपड़े? सूती बस तो हमने देख लिया, सफ़ेद कपड़े क्यों पहनने चाहिए वो हम बताते हैं आपको। इसमें नहीं लिखा है, ये आगे काम आएगा, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। सफ़ेद कपड़ा क्या होता है, व्हाइट कपड़ा क्या होता है? वो प्रकाश, जो सूर्य के प्रकाश है, वो 7 कलर में आता है, तो वो जब किसी भी कलर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, अवशोषित नहीं करेगा, वो सब कलर को रिफ्लेक्ट कर देगा। ये चीज़ें सिर्फ सुन लीजिए, आगे आएगा ना, ये चीज़ें नहीं समझ में आ रहा होगा तो सिर्फ सुन लीजिए आप, आगे जब दोबारा बताऊंगा ना तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो सूर्य के प्रकाश में 7 कलर होते हैं। जब आप कोई प्रिज्म लेते हैं तो 7 कलर निकलते हैं ना। इंद्रधनुष बनता है, क्यों बनता है? क्योंकि सूर्य के प्रकाश में 7 कलर होते हैं। तो 7 के सातों कलर वो आपके अवशोषित नहीं होते हैं, वो वायुमंडल में वापस चले जाते हैं। जब आप शोषित नहीं होते हैं तो आपका हीट नहीं होता है, ऊष्मा नहीं बढ़ती है। जब ऊष्मा नहीं बढ़ती तो आपको गर्मी कम लगेगी। उसी प्रकार यदि आप काले कपड़े पहन लेंगे तो सारे के सारे जो प्रकाश की किरण है वो पूरी शर्ट में अवशोषित हो जाएगी है और आपको गर्मी ज़्यादा होगी। आप ना हो तो महसूस कर लीजिए, गर्मी में व्हाइट कपड़ा पहन के देखिएगा, आपको कम गर्मी लगेगी, और ब्लैक कपड़ा पहनेंगे तब ज़्यादा गर्मी लगेगी। ठीक, तो यही चीज़ें होती हैं। और कोई भी कलर कैसे दिखता है, ये चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और हमारे जो शॉर्ट वीडियो हैं वो देखते रहिएगा, उसमें भी ये सारी पॉइंट हम लेते रहते हैं। तो ये हमारा
चैप्टर कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज करेंगे, ठीक, एक्सरसाइज भी करेंगे और इस चैप्टर में जो भी एक्सरसाइज के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर जरूर देखिएगा, ठीक, नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा एक्सरसाइज वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपका साथ बना रहे और हमारी भी हिम्मत बनी रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।